Unacademy. Let's crack it. को समझते हैं। देखो सवाल क्या पूछा गया है, व्हाट पर्सन मे बी चार्ज जॉइंटली एंड ट्राई टुगेदर अंडर सेक्शन 223 ऑफ सीआरपीसी। कौन कौन से व्यक्तियों को एक साथ ट्रायल है जो किया जा सकता है। अब इससे पहले इस सवाल को पढ़ूं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हर इंसान, हर व्यक्ति अपने अपने अपराधों की सजा खुद भुगतता है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो नहीं सुना है वो सुन लो। सीआरपीसी का सेक्शन 218 इरशाद करता है, सेक्शन 218 ये कहता है कि ईच ऑफेंस के लिए, हर ऑफेंस के लिए हर व्यक्ति, जैसे मान लो कि 3 व्यक्तियों ने मिलकर अलग अलग ऑफेंस किए हैं, तो हर एक व्यक्ति का हर ऑफेंस का सेपरेट चार्ज होगा और हर चार्ज की सेपरेट ट्रायल होगी। यानी कि सभी का बंटवारा करने का काम कौन करता है, सेक्शन 218। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि टोटल 37 चैप्टर्स में से जो चार्ज का खतरा है वो आपका कौन सा है, चार्ज का खतरा आपके चैप्टर 17 के अंदर आपको देखने को मिलता है। टोटल 37 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 17 है जो कि आपके 211 से लेकर 224 तक डील करता है। कहां से कहां तक, आपके 211 से लेकर 224 तक के जो सेक्शंस की रेंज है उसको कवर करता है। इसमें 2 पार्ट आपके सामने आते हैं। पहला पार्ट ये आता है जो बेसिकली चार्ज के कंटेंट के बारे में बात करता है, और दूसरा पार्ट जो आता है ना वो ये कहता है कि अलग अलग चार्जेस को कब आप इस तरीके से जॉइंडर है जो कर सकते हो, या अलग अलग एक्यूज पर्सन यानी कि अभियुक्त यानी कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने अपराध है जो किया है। ठीक है, तो ये बात वहां पर क्या होती है, लागू है जो होती है। अब समझना, तो जो कंटेंट है कि भाई चार्ज में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, या अगर आपने कोई कंटेंट गलत ऐड कर दिया, कोई गलत चार्ज फ्रेम कर दिया, तो उसको अमेंड कब किया जा सकता है, अमेंड करने के बाद इफेक्ट क्या होता है, वो तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। कहां पे, 211 से लेकर स्पेसिफिकली 217 तक। ठीक है, और इसके बाद में जो सेक्शन 218 है, सेक्शन 218 ये बेसिकली बात कहता है कि हर व्यक्ति के द्वारा अलग अलग किए गए अपराध का अलग चार्ज होगा और हर चार्ज की अलग ट्रायल है जो होगी। ये जनरल रूल है, और इसके एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे 219 से लेकर 223 तक। ठीक, इसमें 222 एक अलग फंडा है और 224 एक अलग फंडा है। ये स्ट्रक्चर है चैप्टर 17 की, और इसी स्ट्रक्चर में से आपसे क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है 223 का। ये आप देख पा रहे हो 223 यहां पर आता है। तो कभी भी एग्जाम के अंदर अगर आप किसी सवाल को देखते हो ना, सबसे पहले आपने दिमाग के अंदर उस सवाल की लोकेशन ट्रेस आउट करो। डायग्नोसिस ऑफ द क्वेश्चन, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो इलाज करने के लिए, डॉक्टर सीधा बोलता है ये ले पैरासिटामोल खा ले फटाफट, ऐसे तो नहीं करता है ना। वो क्या करता है, पहले डायग्नोसिस प्रोसीजर फॉलो करता है कि भाई इस बीमारी की जड़ कहां पर है। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी हमारे फील्ड के लॉ के डॉक्टर बनेंगे। मतलब जो सवाल आया है, सवाल आया कहां से है। अगर आप इस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे ना, आप में से कई सारे स्टूडेंट के पास लिंकिंग चार्ट्स होगा, तो वो कैंडिडेट्स देख सकते हैं। अगर आप सुबह शाम आधा घंटा मेडिटेशन करते हो तो आपकी डायग्नोसिस की पावर बढ़ गई होगी कि भाई कोई भी सेक्शन, कोई भी कंटेंट कहां पे दे रखा है, आप आसानी से उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लिंकिंग चार्ट्स हो या जो भी आप तरीका अप्लाई करें, तो वहां पर क्या होता है, डायग्नोसिस। तो 223 आया कहां से, ये यहां से आ रखा है, चैप्टर 17 यानी कि चार्ज फ्रेमिंग का जो पार्ट है वहां पर। 218 ने क्या कहा कि एवरी ऑफेंडर, एवरी ऑफेंस सेपरेट चार्ज, एंड फॉर एवरी सेपरेट चार्ज देयर मस्ट बी सेपरेट ट्रायल, यानी हर एक को अलग अलग करना, बराबर। और यही चीज 223 में पूछी गई है कि कौन सी सिचुएशन में हम इस तरीके से 2 अलग अलग एक्यूज को ट्रायल साथ में कर सकते हैं। अगेन, अभी तक सवाल पे आने से पहले मैं एक और सवाल आपके सामने पूछता हूं। आपको पता है इंडियन एविडेंस एक्ट में एक शब्द होता है, बहुत ही प्यारा शब्द है। इस प्यारे शब्द को कहा जाता है कन्फेशन, संस्वीकृति। अगर 2 व्यक्तियों ने मिलकर अपराध किया है, अच्छा 2 व्यक्ति मिलकर कौन कौन से अपराध कर सकते हैं, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जैसे अफरे दंगे वाला अपराध, जैसे अनलॉफुल असेंबली, जैसे डकैती, जैसे ठग वाला अपराध। ये सारे अपराध क्या होते हैं, ये सारे अपराध जो हैं एक दूसरे के सहयोग से हो सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति डकैती नहीं कर सकता, एक अकेला व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली नहीं कर सकता, अफरे नहीं कर सकता, ठगी नहीं बन सकता, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हमारे सामने एप्लीकेबल हैं जो होती हैं। देखो दीपक जैन जी, अगर आपने जेलो का पेपर तो पूरा सॉल्व कर दिया ना, तो मेरा आपसे स्पष्ट रिकमेंडेशन है कि आप AIB के सारे पेपर्स, AIB 3 से लेकर AIB 17 तक, जो जो आपकी रिलेवेंसी का सब्जेक्ट है, देखो जैसे सपोज करो AIB का पेपराथन है, इनका सवाल ये है कि सर जेलो का पेपराथन मैंने सॉल्व कर दिया,
अब इसके अलावा मैं क्या सॉल्व करूं, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे ये आपका एआईबी का है, अब एआईबी के अंदर क्या है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, तो जो सब्जेक्ट आपके जेएलओ के सिलेबस में मैच करते हैं उनके एआईबी के सारे सवालों को सॉल्व कर दो, है जी, कहीं की जो इसका आपको हेल्प है जो मिल जाएगा। हाँ जी, तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमारे सामने क्या बात आती है, सीधी सी बात है जो पर आती है कि कहीं न कहीं जो है हमें सेक्शन 223 का बेनिफिट, अब कन्फेशन वाला पॉइंट है, तो हमने यहां पर क्या समझा कि एक ऐसे अपराध जो ग्रुप ऑफेंस होते हैं, तो ग्रुप ऑफेंस में क्या क्या आ गया, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आ गया, जैसे आपके ठग वाला अपराध, ठग के अंदर भी क्या होता है, मतलब एसोसिएशन होनी है जो चाहिए, कहीं न कहीं आपके डकैती वाला जो अपराध है, डकैती वाला सेगमेंट है, या फिर आपके अफरे वाला मामला है, अफरे वाला मामला, या फिर आपके कौन से अनलॉफुल असेंबली, ये सारे इंडियन पिनल कोड के वो अपराध हैं जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो सेक्शन 377 376D यानी कि गैंग रेप का मामला, यहां पर भी क्या होता है, मोर देन वन एक्यूज होते हैं, तो इन सारे केसेस के अंदर यहां पर मैं अब ना 34 की बात नहीं कर रहा, ठीक। इसके अलावा ये अपराध है जिसमें सिंगल पर्सन डील हो ही नहीं सकता, तो यहां पर आप जब भी ऐसे ऑफेंसेस की ट्रायल करोगे तो ऐसे केस में कौन सा होगा, ऐसे सिचुएशन के अंदर यहां पर आपके मल्टीपल एक्यूज होंगे। इंटरव्यू के अंदर सीधा सवाल पूछा जाता, बताओ भाई ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो अकेला एक्यूज नहीं कर सकता, कम से कम 2 एक्यूज, कम से कम 5 एक्यूज, जैसे अनलॉफुल असेंबली, डकैती में 5 मेंबर चाहिए, अफरे में कम से कम 2 चाहिए, अनलॉफुल असेंबली में कम से कम 5 चाहिए, ठग में कम से कम 2 चाहिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में 2 चाहिए, गैंग रेप में कम से कम 2 चाहिए। तो ये सारे ग्रुप ऑफेंस है, क्या बोलेंगे इनको, या तो गैंग ऑफेंस बोल लो या फिर ग्रुप ऑफेंस है जो बोल लो। अनलॉफुल असेंबली जब क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करती है उसी को सेक्शन 146 में यशवी कशवाजी, उसको क्या कहा जाता है, रायट कहा जाता है, बलवा कहा जाता है। बलवा बोल रहा हूं, बलमा नहीं बोल रहा हूं, वो अलग होता है। पता चला कि पीछे से गाना, वो बलमा गाना गाने लग जाओ, ऐसा नहीं, बलमा इज सेपरेट थिंग, बलवा, ठीक है, रायट। वापिस आ जाओ, तो इस तरीके से अगर 2 एक्यूज का एक साथ ट्रायल अगर नहीं चले तो उस केस में एक एक्यूज की कन्फेशन दूसरे के अगेंस्ट में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, सेक्शन 30। तो ये जॉइंट ट्रायल वर्ड है ना, ये बहुत जगह लागू होता है, बहुत जगह लागू है जो होता है। और अब समझिएगा इसी एस्पेक्ट को, अब मैं आता हूं इस सवाल पे। अभी तक तो हमने सिर्फ इसका बैकग्राउंड क्लियर किया है, इसके बारे में समझा है। अब एक्चुअल में 223 में आपको स्पेसिफिक सिचुएशन दे रखी है कि वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप जो है 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों को एक साथ में ट्रायल कर सकते हो, जॉइंटली ट्रायल है जो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा किस तरीके से, एडोल्फ हिटलर सीधे जर्मनी से, अच्छा जब तक इनका मैसेज कोई नहीं पढ़े तब तक जो है ना मैसेज करते जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ के रखेंगे। चलो भाई, तो मैं यहाँ पर आपके बीच में 223 को लेके आ रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना, ध्यान रखना, वरना 223 बुरा मान जाएगा। अगर ये सेक्शन बुरा मान गया तो फिर तुम्हारे सपनों में तुमको डराने आएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा। हाँ जी, तो ये रहा सेक्शन 223। अब देखो सेक्शन 223 देखने में इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है कि भाई इसका क्या करें, कोई टेंशन नहीं लेनी है, इसमें सिंपली पॉइंट दे रखे हैं। देखो आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर, आपके लिए मैं रेड पेन यूज करता हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर तीसरा, दूसरा कहां चला गया, ये रहा दूसरा पॉइंट आपके, ठीक है। फिर आपके डी पॉइंट, फिर ई पॉइंट, फिर एफ पॉइंट, फिर जी पॉइंट। मेरी मैथ्स वीक है, आप काउंट करके बताओ कितने पॉइंट हो गए, 7 हो गए, है जी। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो 7 पॉइंट्स में क्या होता है, इन 7 पॉइंट्स के अंदर देखो क्या संजोग है, 2 + 2 + 3 भी 7 होता है, अरे वाह शाबाश। 2 + 2 + 3 भी कितना होता है, 7 है जो होता है। तो 7 पॉइंट दे रखे हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा एक्यूज को ट्रायल है जो कर सकते हैं, एक से ज्यादा एक्यूज को ट्रायल है जो कर सकते हैं। अगर आप एआईबी का एग्जाम दे रहे हैं तब तो आपके सामने बुक्स ओपन रहेगी, आप आराम से 223 में जा सकते हो, वहां पे चीजों को देख सकते हो कि कौन सा पॉइंट वहां पर कनेक्ट है जो हो रहा है। और अगर आप मान लो जेलों का एग्जाम दे, वहां पर तो बुक को अलाउ है नहीं, जुडिशरी के एग्जाम के अंदर भी बुक्स वगैरह अलाउ है जो नहीं होती हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो 7 पॉइंट यहां पर आपके सामने दे रखे, इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। पर्सन एक्यूज ऑफ सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो पहला पॉइंट यहां पर आपके बीच में क्या आ रहा है कि भाई एक ही ट्रांजेक्शन में किया गया सेम ऑफेंस, सेम ट्रांजेक्शन एक साथ डील कर सकते हैं। दूसरा, पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज ऑफ अबेटमेंट, एक ने ऑफेंस किया दूसरे ने अबेटमेंट किया, तो ओवरऑल अपराध तो एक ही है।
यानी कि अबेटमेंट अटेम्प्ट वगैरह वाला मामला, ये दूसरा केस। तीसरा, मोर देन वन ऑफेंस ऑफ सेम काइंड विद इन द मीनिंग ऑफ 219, 12 महीनों के अंदर आपने एक ही तरह के क्या किए हैं, अपराध हैं जो किए हैं। ठीक है, ओके, 12 महीनों के अंदर, 12 महीनों वाला पॉइंट। फिर पर्सन एक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस इन द कोर्स ऑफ सेम। अब देखो ये क्या था, ये था सेम ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन। ये क्या आ रखा है, ये आ रहा है डिफरेंट ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन वर्ड कहते हैं सेक्शन नंबर 6 इंडियन एविडेंस एक्ट की, याद आ रही कि नहीं आ रही, रेस जेस्टी का सिद्धांत है जी। चलिए, तो ये पॉइंट यहां पर आपके सामने। फिर ई पॉइंट में क्या है, पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस विच इंक्लूड, जैसे थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, चीटिंग है वगैरह। अब क्या ये लगभग एक ही प्रॉपर्टी के संबंध में मामला आ रहा है। ठीक है, तो इनके संबंध में अगर वो ऑफेंस है जो आ जाता है तो, और लास्ट में क्या लिखा हुआ, सेकंड लास्ट में, एक्यूज पर्सन एक्यूज ऑफेंस अंडर 411 या 414, एक ने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की और दूसरे ने उसको हाइड है जो करने में सहयोग किया। या फिर आपके ऐसा कोई भी ऑफेंस जो चैप्टर 12 यानी कि कॉइन और गवर्नमेंट स्टाम्प। देखो एक एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट अगर याद हो रहा है तो करो, ये मत सोचना कि तुम एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, तुम एक एमसीक्यू के तहत बहुत सारे पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, और वो होती है सबसे शानदार चीज। चैप्टर 12 ऑफ आईपीसी रिलेटिंग काउंटरफिटेड कॉइन। तो अलग अलग अपराध है काउंटरफिटेड कॉइन के संबंध में। तो यहां पर कितने पॉइंट आपके सामने समझ में आ गए, जरा देखो। तो एक तो सेम ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन, अबेटमेंट एंड ऑफेंस, या फिर 12 मंथ वाला पॉइंट, डिफरेंट ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन वगैरह, 411 414 का अपराध, और चैप्टर 12 का। अब जिन कैंडिडेट्स को ये नहीं पता कि चैप्टर 12 है क्या, उनको थोड़ी समस्या हो सकती है। अब इस पॉइंट के अंदर देखो, पर्सन एक्यूज ऑफ सेम ऑफेंस, देखो सेम ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन, यहां पर आ रखा है, ये पहला ही पॉइंट यहां पर है 223 का ए पॉइंट। 223 का जो ए पॉइंट है वो इसी के साथ कनेक्ट हो रहा है। चलो डन, यहां पर तो जॉइंटली ट्रायल किया जा सकता है। पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज ऑफ अबेटमेंट और अटेम्प्ट, यानी कि जो सेकंड पॉइंट है, ये देखिए सेकंड पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है बी वाला, वो यहां पर आ गया। तो ये पॉइंट आपके बी में कवर्ड, यहां पर भी जॉइंटली ट्रायल किया जा सकता है। अरे मेरे साथ साथ जाग रहे हो कि सो रहे हो? इधर देखो ए में क्या पॉइंट आ गया, सेम ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन, जॉइंटली ट्रायल डन। दूसरा क्या था, एक तरफ ऑफेंस दूसरी तरफ अबेटमेंट या अटेम्प्ट डन। तीसरा पॉइंट, पर्सन एक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन, डिफरेंट ऑफेंस है लेकिन सेम ट्रांजेक्शन में, यहां पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, डी वाला पॉइंट, डी फॉर डिफरेंट ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन। तो ये आपके डी वाला इससे कवर हो गया। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहां पर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 7 पॉइंट में से 3 पॉइंट आपको यहां पर दे रखे हैं। अब जरा समझना कि ये सवाल आखिर बना कैसे। एक दिन एग्जामिनर रात के समय में कड़का कड़क चाय पी के बैठा, खुद बनाई थी, घरवाली बना के नहीं देती आजकल, खुद बनाई बेचारे ने, कड़ा के बैठा कि आज मैं नया क्वेश्चन क्रिएट करूंगा। तो उसने क्या किया, उसने सीआरपीसी की, ध्यान से सुन लो, अगर आपने सवाल बनाने का हुनर सीख लिया ना, तो सवाल को अटेंड करने का हुनर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो क्या हुआ वहां पे, तो उसने देखा कि सीआरपीसी के बैरक में वो कौन कौन से सेक्शन है जहां पर पर्टिकुलर लिस्ट दे रखी है। अब जैसे ये क्या है, ये एक तरीके से लिस्ट ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है जो दे रखे हैं, एक लिस्ट ही तो है। तो उसने लिस्ट वाले सेक्शन में से कुछ पॉइंट उठाए, 3 ऑप्शन में रख दिए और चौथे ऑप्शन में लिख लिया ऑल ऑफ द अबव। ये तरीका होता है क्वेश्चन क्रिएट करने का, और ये सवाल मेंस के अंदर भी आ सकता है नहीं? सर प्लीज जेलो के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मॉक सीरीज करा रहा हूं। सर लड्डू खिला लो, पेड़ा खिला लो, सर गुलाब जामुन, सर घेवर के ऊपर रबड़ी खिला। अरे तो ये मैं क्या कर रहा हूं, है क्या कर रहा हूं, ये कितना दहेज मांग रहे हो, है? इधर फोकस करो, ये सारे सवाल वहीं से आएंगे। ठीक है जी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, यानी कि आपके बैरक में जहां कहीं पर भी लिस्ट दे रखी है, एआईबी एग्जाम वालों सुन लो, आपके बैरक में जहां कहीं पर भी लिस्ट आ रखी है ना, उनको एक बार ऑब्जर्व कर लेना, ताकि एग्जाम टाइम में लिस्ट को देख के क्रॉस चेक कर सकूं। ऐसे सवाल एआईबी के पर्सपेक्टिव से बोनस नंबर होते हैं। इनमें से अगर आपने नंबर कटवाया ना, तो फिर गड़बड़ बात है, फिर धोखाधड़ी कर रहे हो बैरक के साथ में। ठीक, तो ये पॉइंट हमारा इस तरीके से कवर्ड होता है, चारों पॉइंट। अब मैं आपको एक ट्रिक और दे देता हूं। देखो, एक तो क्या होता है, एक तो होता है जॉइंडर ऑफ ऑफेंस और एक होता है जॉइंडर ऑफ एक्यूज। जॉइंडर ऑफ ऑफेंस, जॉइंडर ऑफ एक्यूज। ये सवाल कैसा था, ये सवाल था जॉइंडर ऑफ एक्यूज का। तो क्या आपको जॉइंडर ऑफ ऑफेंस का सवाल नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसके आंसर कहाँ मिलेंगे, 219, 220, 221, वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, एक बार ऑब्जर्व उसको जरूर है जो कर लीजिएगा।